हेलो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फोटो सिस्टम एंड पिगमेंट्स के बारे में। तो बेसिकली ये लेक्चर जो है वो लाइट रिएक्शन से जस्ट पहले जो टॉपिक हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी में वो है। इसमें इसके बाद में हम ये भी देखेंगे कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कैसे होता है, क्योंकि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन पहले एक वीडियो में पढ़ा दिया है। उसका जो लिंक है वो आपको आई बटन में मिल जाएगा, जो कि आप इस लेक्चर के बाद में देख सकते हो। तो साइक्लिक के लिए एक और वीडियो हम बनाएंगे। अभी बात करते हैं फोटो सिस्टम एंड पिगमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि लाइट रिएक्शन को बनाते टाइम पे मुझे ये फील हुआ कि बच्चों को पहले ये समझाना जरूरी है कि पिगमेंट वगैरह फोटो सिस्टम वगैरह काम कैसे करता है। लाइट उन पे गिरती है तो एग्जैक्टली काम कैसे होता है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन वगैरह हो रहा है। तो हम बेसिक से एडवांस लेवल पे करेंगे पिगमेंट्स और फोटो सिस्टम को। सबसे पहले बात कर लेते हैं पिगमेंट्स वगैरह की। तो पिगमेंट जो है वो क्या होते हैं? पिगमेंट्स होते हैं मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स विच कैन अब्सॉर्ब लाइट। ऐसे मॉलिक्यूल्स को मैं बोलता हूं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। अब हाइयर प्लांट्स में मेरे को टाइप ऑफ पिगमेंट कौन कौन से देखने को मिलता है? तो मेरे को क्लोरोफिल ए देखने को मिलता है, क्लोरोफिल बी देखने को मिलता है, इसके अलावा मुझे ज़ेंथोफिल्स देखने को मिलते हैं, कैरेटिनॉइड्स देखने को मिलते हैं। कैरेटिनॉइड्स मुझे देखने को मिलते हैं। तो क्लोरोफिल ए जो है वो होता है ब्लू ग्रीन कलर का, ब्लू ग्रीन कलर। जो पेन एग्जैक्टली मैं लिख रहा हूं ऐसा सेम कलर जो है वो ब्लू ग्रीन कलर होता है। ये वाला जो ये मैंने ब्लू ग्रीन जिस कलर से लिख रखा है वो ब्लू ग्रीन कलर ही है अपने आप में। क्लोरोफिल बी जो होता है ये होता है येलो ग्रीन। सर देखने में तो ग्रीन लगता है प्लांट, उसका भी देखेंगे कि हम एक्चुअल में प्लांट में ग्रीन क्यों नजर आता है। तो सारे कंसेप्ट इसी लेक्चर में कन्वर्ट होंगे। ज़ेंथोफिल जो होते हैं वो येलो कलर आप मान सकते हो, और कैरोटिनॉइड्स जो है वो होता है येलो ऑरेंज, यानी येलोइश शेड होता है ऑरेंज। बेसिकली आप ये याद कर सकते हो। पहले जब हम पढ़ाते थे तो हम क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के पूरा मॉलिक्यूल जो है वो भी लिखते थे, बाकी चीज़ें भी उसमें क्या करते थे ऐड करते थे कि भाई ये किस सॉल्यूशन में सॉल्युबल है, किस में नहीं है, वाटर सॉल्युबल है, फैट सॉल्युबल है। अब ऐसा पढ़ना हमारे लिए बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, तो हम उसमें जाएंगे भी नहीं। क्लोरोफिल ए के बारे में जो खास बात आपको याद रखनी है कि इट फॉर्म्स रिएक्शन सेंटर। अब ये रिएक्शन सेंटर क्या होता है? दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज यूनिवर्सल पिगमेंट। ये सभी के सभी ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेगा। तो इट इज यूनिवर्सल पिगमेंट। तो क्लोरोफिल बी हो या ना हो, क्लोरोफिल सी हो ना हो, क्लोरोफिल डी हो ना हो, कोई ज़ेंथोफिल कैरोटिनॉइड हो या ना हो, लेकिन क्लोरोफिल ए तो पक्का मिलेगा ही मिलेगा उस हर एक प्लांट, उस हर एक ऑर्गेनिज्म में जो कि क्या फुल परफॉर्म करता है, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। तो बात करते हैं हम क्लोरोफिल और ये ज़ेंथोफिल कैरोटिनॉइड्स वगैरह है, इनका अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब ये अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? देखो, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और दो नाम सुनोगे आप, एक्शन स्पेक्ट्रम। ध्यान से समझना। देखो पहले मैं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बढ़ा रहा हूं। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ये है कि कौन सा पिगमेंट कौन सी वेवलेंथ की लाइट को जो है वो अब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे ये एनसीईआरटी का ग्राफ है। इस ग्राफ में बेसिकली क्या बता रखा है कि ये जो है वेवलेंथ ऑफ लाइट है। तो ये यहाँ पर 700 नैनोमीटर है जो कि विजिबल रेंज है, 400 नैनोमीटर ये इसके बीच में क्या है, विजिबल रेंज है। तो यहाँ पे वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, आप यहाँ पे ग्रीन के बाद में आता है येलो, ऑरेंज, रेड। तो अगर तुम देखो तो ये कुछ कुछ तुम्हें लग सकता है ब्लू रीजन। ब्लू रीजन में क्या क्या आ जाता है? ब्लू रीजन में आ जाता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, तीनों कलर। और अगर तुम ये देखना चाहो तो ये कुछ कुछ है रेड रीजन, जिसमें तुम कुछ येलो का पार्ट, ऑरेंज और रेड को क्या कर सकते हो, कंसीडर कर सकते हो। ठीक है। बीच में जो ये है ग्रीन रीजन। अब एक चीज नोटिस करना, जो जो पॉइंट मैं बताता हूं वो पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझने के लिए, और
नीट में सवाल यहां से आ सकता है। पहली बात, ओवरऑल लाइट जो है वो कौन सी अब्जॉर्ब होती है, तो वो ब्लू रीजन जो है उसमें ज्यादा अब्जॉर्प्शन होता है लाइट का एज कंपेयर टू रेड रीजन। ठीक है, मैं ओवरऑल अब्जॉर्प्शन की बात कर रहा हूं। अगर मैं बात करूं कि ब्लू रीजन में कौन ज्यादा एक्टिव है, क्लोरोफिल ए या क्लोरोफिल बी, तो यहां पे क्लोरोफिल ए की जो पीक है वो ज्यादा है। ठीक है, तो क्लोरोफिल बी जो है वो ज्यादा अब्जॉर्ब है एज करता है लाइट ब्लू रीजन में एज कंपेयर टू क्लोरोफिल ए। वहीं अगर आप आ जाओ रेड रीजन में, तो रेड रीजन में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो ब्लू वाली लाइन है ये क्लोरोफिल ए की है और ये ग्रीन वाली जो लाइन है ये क्लोरोफिल बी की है। तो यहां पे क्लोरोफिल ए ज्यादा अब्जॉर्ब करता है एज कंपेयर टू क्लोरोफिल बी। तो ओवरऑल अगर तुम देखोगे तो कौन सा रीजन सबसे ज्यादा एक्टिवेट होता है, मतलब सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ब्लू रीजन। ब्लू रीजन में कौन ज्यादा एक्टिवेट है मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल बी। रेड रीजन में कौन है, क्लोरोफिल ए। जिस रीजन में सबसे कम लाइट अब्जॉर्ब हो रही है वो है ग्रीन रीजन। और देखो, क्योंकि ग्रीन अब्जॉर्ब नहीं हो रहा, दैट मीन्स ग्रीन रिफ्लेक्ट हो रहा है, और जब वो कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है तो हमारी आंखों पे वो कलर पहुंच रहा है। दैट्स वाई प्लांट जो है वो हमें ग्रीन कलर के नजर आते हैं, ग्रीन के अलग अलग शेड्स उसमें देखने को मिलते हैं। ये जो पिगमेंट्स मैंने यहाँ पे बताए, इनका ये जो कलर है, इनकी स्टडी करने के लिए मेरे को एक टेक्निक चाहिए होती है। टेक्निक का नाम है पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये क्या चीज होती है सर? बेसिकली एक पेपर होता है इसमें, जिसमें हम अलग अलग पिगमेंट्स को अलग अलग मतलब उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से सेपरेट कर लेते हैं। तो ये सेपरेशन का मेथड है बेसिकली। तो ये आपको इतना नहीं पढ़ना, केमिस्ट्री में आता है ये। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी, आप बस ये नाम याद रखो कि मुझे पिगमेंट की स्टडी करने के लिए पेपर क्रोमेटोग्राफी की क्या करनी पड़ेगी, स्टडी मतलब इस मेथड की यूज लेना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर मैं देखूं एक्शन स्पेक्ट्रम, किसका एक्शन स्पेक्ट्रम? अब पहली बात तो एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? एक्शन स्पेक्ट्रम होता है कि कौन से रीजन में फोटोसिंथेसिस हुआ, तो एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। और आप मुझे ये बताएंगे कि सबसे पहले एक्शन स्पेक्ट्रम किसने बनाया था, साइंटिस्ट का नाम कमेंट सेक्शन में। तो एक्शन स्पेक्ट्रम जब मैंने देखा तो मैंने एक चीज नोटिस की कि भाई एक्शन स्पेक्ट्रम ये वाला है, ये देखो, ये जो है एक्शन स्पेक्ट्रम है। दैट मीन्स कि ब्लू रीजन में अच्छी खासी फोटोसिंथेसिस हुई, रेड रीजन में अच्छी खासी फोटोसिंथेसिस हुई, और ग्रीन रीजन में ठीक ठाक, बिल्कुल मतलब कंपेयर करोगे तो सबसे कम, लेकिन ओवरऑल ठीक ठाक जो है फोटोसिंथेसिस हुई है। अगर इसको कंपेयर करोगे तुम एक्शन अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए से, ये अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, तो क्लोरोफिल इकलौता पिगमेंट तो सिर्फ इतनी लाइट को ही अब्जॉर्ब कर पा रहा था, ये वाला सेगमेंट, लेकिन फोटोसिंथेसिस तो इस बाकी लाइट वाले रीजन में भी हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि क्लोरोफिल ए सिर्फ इकलौता पिगमेंट नहीं है ना, बाकी और भी पिगमेंट है प्लांट के पास में, जिन पिगमेंट की वजह से बाकी लाइट भी क्या होती है, अब्जॉर्ब हो पाती है। और बाकी लाइट जब अब्जॉर्ब हो पाती है तो बाकी जो लाइट है वो भी फोटोसिंथेसिस में क्या करती है, टेक प्लेस काम करती है। और इसीलिए एक्शन स्पेक्ट्रम जो है वो थोड़ा बहुत, जैसे क्लोरोफिल ए के ब्लू रीजन में अगर पीक है तो यहां पे भी पीक देखने को मिल रहा है, रेड रीजन में पीक है तो रेड रीजन में भी यहां पीक देखने को मिल रहा है। तो एक्शन स्पेक्ट्रम रफली सुपर इंपोज करता है या ओवरलैप करता है, रफली सुपर इंपोज अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पूरी तरीके से करता है क्या? नहीं, पूरी तरीके से नहीं करता, रफली करता है। ओके, बाकी का जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, बाकी लाइट जो है वो अब्जॉर्ब करने का काम कौन कर रहे हैं, बाकी के पिगमेंट्स कर रहे हैं। अब मैं जो कंसेप्ट समझाने जा रहा हूं वो ध्यान से समझना। देखो, पिगमेंट्स जो हैं एक्चुअल में साथ मिलके काम करते हैं, यानी 200 से 400 पिगमेंट एक साथ मिलकर काम करेंगे। इस पूरी यूनिट को मैं बोलूंगा फोटो सिस्टम। तो पिगमेंट ने मिलकर क्या बनाया, फोटो सिस्टम बनाया। अब फोटो सिस्टम का डायग्राम जो एनसीईआरटी में दे रखा है मैं वो बनाकर बताऊंगा। उसके अलावा एक्चुअल जो कैसा नजर आता है, जो कि मेम्ब्रेन में कैसा नजर आता है, ये यहां पे देख पा रहे हो, ये भी बनाते हैं। तो फोटो सिस्टम बनाते हैं पहले। भाई फोटो सिस्टम में एक चीज ध्यान रखनी है कि सबसे पहले क्या होगा, बीच में रिएक्शन सेंटर होगा। तो दिस इज रिएक्शन सेंटर, और उसके अराउंड बहुत सारे
एसेसरी पिगमेंट्स मौजूद होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे एसेसरी पिगमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऐसे पूरा। अब ये जितने एसेसरी पिगमेंट वगैरह है, रिएक्शन सेंटर वगैरह है, इनके बीच में प्रोटीन्स होते हैं। भाई ये प्रोटीन होंगे तभी तो आपस में एक दूसरे से अटैच्ड रहेंगे। ये क्या है? प्रोटीन है। मैं आपको एंटीना, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और फोटो सिस्टम में इनमें डिफरेंस भी बताऊंगा। ये क्या है? ये है एसेसरी पिगमेंट्स। एसेसरी पिगमेंट, सिर्फ एसेसरी पिगमेंट्स को मैं एंटीना भी बोल देता हूं। ठीक है, ये क्या है बीच में? रिएक्शन सेंटर। और रिएक्शन सेंटर हमेशा कौन बनाएगा? रिएक्शन सेंटर हमेशा बनाएगी क्लोरोफिल ए। और इसी रिएक्शन सेंटर के हिसाब से दो तरीके के फोटो सिस्टम देखने को मिलते हैं। तो अब ध्यान से सुनना, एक्चुअल में पूरा ये फोटो सिस्टम है। मैं एक बार के लिए कंफर्म कर दूं, फोटो सिस्टम का मतलब है कि रिएक्शन सेंटर प्लस एसेसरी पिगमेंट्स और ये प्रोटीन। एसेसरी पिगमेंट्स प्लस प्रोटीन मिलकर बनाते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। एसेसरी पिगमेंट्स और प्रोटीन मिलकर बनाते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो एसेसरी पिगमेंट ने बनाया और प्रोटीन ने बनाया लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ये रिएक्शन सेंटर। एसेसरी पिगमेंट का दूसरा नाम एंटीना। ओके, और फोटो सिस्टम पूरा क्या हो गया? रिएक्शन सेंटर भी काउंट कर लो, एसेसरी पिगमेंट भी काउंट कर लो, प्रोटीन भी काउंट कर लो। तो ये एक्चुअल में क्या है? फोटो सिस्टम पूरा बन गया, जो कि इस तरीके से लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन में मौजूद होता है। तो यहां पे देख सकते हो आप ये पिगमेंट्स वगैरह, एसेसरी पिगमेंट्स। अब आते हैं कि भाई एसेसरी पिगमेंट का क्या काम होता है। तो दो बातें यहां पे जो आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज, एसेसरी पिगमेंट एक वाइड रेंज ऑफ लाइट को अब्सॉर्ब करता है। तो ये क्या करता है? एफिशिएंसी बढ़ाता है। किस चीज की एफिशिएंसी बढ़ाता है? एफिशिएंसी इंक्रीज करता है फोटोसिंथेसिस की। क्योंकि एक पिगमेंट अगर होता तो फोटोसिंथेसिस उतना ज्यादा अच्छे से नहीं होता, क्योंकि लिमिटेड लाइट ही अब्सॉर्ब हो पाती। दूसरा, इट प्रिवेंट्स फोटो ऑक्सीडेशन। और ये काफी कमाल का कंसेप्ट है। फोटो ऑक्सीडेशन किसका? रिएक्शन सेंटर का। अब ये क्या चीज होती है? देखो, वैसे तो सिलेबस में नहीं है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं समझा देता हूं कि कैसे प्रिवेंट करता है। ध्यान से समझना, फोटो सिस्टम जो होता है उसके ऊपर जब लाइट पड़ती है, जैसे ये फोटो सिस्टम है, इसके ऊपर यहां देखो ये लाइट गिरती हुई दिखा रखी है, और यहां से ये क्या कर देता है? इस लाइट की वजह से इसके पास में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट हो जाएंगे, और एक्साइट होने के बाद में ये किसके पास पहुंच जाएंगे? प्राइमरी एक्सेप्टर के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब फोटो ऑक्सीडेशन क्या होता है? भाई इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए और प्राइमरी एक्सेप्टर के पास पहुंच गए। अब इसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये इलेक्ट्रॉन की कमी की पूर्ति किससे करता है? वाटर को तोड़कर। यहां पे ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होगा, ओईसी, वाटर को तोड़ेगा, 2 प्रोटॉन बनेंगे प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे प्लस हाफ ऑक्सीजन। हाफ ऑक्सीजन को आप मान लो कि नेसेंट ऑक्सीजन, अकेली इकलौती ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल नहीं सॉरी एटम। ये 2 इलेक्ट्रॉन ये इसने दे दिए, इसके पास में जो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से गए थे वो वापस आ गए। अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये क्या कर सकती है बच्चे? इसके साथ में आकर रिएक्शन कर सकती है। तो देखो, लाइट की वजह से ऑक्सीडेशन होना। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीजन का एडिशन। लाइट की वजह से ऑक्सीडेशन होना, क्योंकि लाइट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए थे, यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ी जिसकी वजह से वाटर तोड़ना पड़ा। वाटर टूटा तो ये ऑक्सीजन रिलीज हुई। इसको क्या करना है? प्रिवेंट करना है। कौन प्रिवेंट करेगा? कैरोटीनॉइड प्रिवेंट करेगा। कैसे करेगा भाई? दूसरा मॉलिक्यूल वाटर तोड़ा जाएगा साथ में, उससे भी यही कंपाउंड बनेंगे, यहां पे भी एक नेसेंट ऑक्सीजन बनेगी। तो कैरोटीनॉइड क्या करता है? ये कैरोटीनॉइड इन दोनों को मिलाकर O2 का मॉलिक्यूल जो है बना देता है। तो इस तरीके से, क्योंकि ये O2 बन गई यानी नेसेंट ऑक्सीजन नहीं रही, और ये नॉन रिएक्टिव है, मतलब ये रिएक्शन नहीं करेगी। तो क्या हमने फोटो ऑक्सीडेशन रोक दिया? मतलब एसेसरी पिगमेंट ने क्या रोक दिया?
फोटो ऑक्सीडेशन रोक दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इस तरीके से एसेसरी पिगमेंट काम करते हैं। अब थोड़ा सा लेवल अप करते हैं भाई। अगर आपको ये जानना हो कि एसेसरी पिगमेंट एग्जैक्टली करते कैसे हैं, देखो यहां पे जो एसेसरी पिगमेंट है वो आप मान लो कि ये कुछ 400 नैनोमीटर की लाइट अब्सॉर्ब करते हैं। यहां वाले एसेसरी पिगमेंट 500 नैनोमीटर की लाइट अब्सॉर्ब करते हैं। यहां वाला पिगमेंट 600 नैनोमीटर की लाइट अब्सॉर्ब कर रहा है। सर ऐसा क्यों? देखो बाहर वाले जो पिगमेंट्स होते हैं, ये बाहर वाले जो पिगमेंट्स हैं, ये बाहर, ये हमेशा कम वेवलेंथ की लाइट को अब्सॉर्ब करेंगे। कम वेवलेंथ की लाइट के पास में क्या होगा? हाई एनर्जी होगी, क्योंकि E इज इक्वल टू एच म्यू होता है। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इन्वर्सली होते हैं। जब वेवलेंथ कम तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, यानी ये हाई एनर्जी पे है। और जैसे जैसे अंदर जाएंगे तो रिएक्शन सेंटर जो होता है वो ज्यादातर या तो 680 नैनोमीटर मैक्सिमम कर पाता है या फिर 700 कर पाता है, जिसके आधार पर हम दो फोटो सिस्टम पढ़ते हैं, अलग अलग फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। तो होता क्या है, मूवमेंट कैसे होता है एग्जैक्टली यहाँ पे वो समझना बहुत जरूरी है भाई। यहां हाई एनर्जी, यहां लो एनर्जी, तो ये इसको ट्रांसफर करेगा एनर्जी। यहां हाई एनर्जी है, यहां लो एनर्जी, तो ये इसको ट्रांसफर करेंगे। और अल्टीमेटली ये किसको ट्रांसफर करेंगे? रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफर करेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे ये मूवमेंट दिखाने की कोशिश की गई है भाई, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स या एनर्जी का ट्रांसफर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि एनर्जी का ट्रांसफर हाई से लो की तरफ होता है। रिएक्शन सेंटर बहुत हाई वेवलेंथ की लाइट यानी लो एनर्जी की लाइट को क्या करता है? अब्सॉर्ब कर पाता है। अब बात करते हैं फोटो सिस्टम के टाइप्स जो हैं, जो कि बिल्कुल सिंपल हो जाएंगे अगर अभी तक आप समझ पाए हैं लेक्चर को अच्छे से। तो टाइप्स ऑफ फोटो सिस्टम देखते हैं, और ये भी बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। तो टाइप ऑफ फोटो सिस्टम में हमारे पास में होता है PS1 और दूसरा होता है PS2। फर्स्ट डिस्कवर्ड है इसीलिए नाम में फर्स्ट है, तो फर्स्ट डिस्कवर्ड है ये। PS2 बाद में डिस्कवर हुआ था। इसका जो रिएक्शन सेंटर है वो पीक वैल्यू जो लाइट की अब्सॉर्ब कर सकता है वो 700 नैनोमीटर कर सकता है। ध्यान रखना पीक वैल्यू है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता, इससे कम कितनी भी करवा लो। और इसका जो रिएक्शन सेंटर है, रिएक्शन सेंटर, और इसका जो रिएक्शन सेंटर है वो पीक वैल्यू 680 नैनोमीटर कर सकता है। 680 से ज्यादा नहीं कर सकता, कम कितनी भी करवा लो। ठीक है, अब लोकेशन भाई ये आपको मिल सकता है स्ट्रोमा की लैमेली में, और ये मिल सकता है ग्रेनल थैलाकॉइड में। और PS2 जो है वो आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ ग्रेनल थैलाकॉइड में। तो एक बार मैं डायग्राम से बता देता हूं। तो भाई ये ग्रेनल थैलाकॉइड्स, ये ग्रेनल थैलाकॉइड्स और ये स्ट्रोमा लैमेली। यहां पे मिल जाएगा आपको PS1 सिर्फ और सिर्फ, और यहां पे आपको मिल जाएगा PS2 भी और PS1 भी। अब मुझे सिंपल से एक जवाब दो भाई, मुझे नॉन साइक्लिक मैंने देखा था, नॉन साइक्लिक अगर नहीं देखा तो जाके देख लो। नॉन साइक्लिक के अंदर फोटो सिस्टम 2 भी एक्टिवेट था और फोटो सिस्टम 1 भी एक्टिवेट था। गेस करो कि वो लाइट जो पड़ रही थी दोनों पे वो कितने नैनोमीटर की पड़ी होगी, मैक्सिमम कितने की पड़ सकती है? एक बार सोचो और कमेंट सेक्शन में जवाब दो, फिर मैं इस बात का आंसर आपको बताऊंगा। तो मेरे ख्याल से सोच लिया होगा या कमेंट कर दिया होगा। तो वो जो लाइट होगी वो 680 नैनोमीटर से कम हो गई। ऐसा क्यों भाई? 680 नैनोमीटर से जैसे ही लाइट बढ़ेगी ना, वैसे ही फोटो सिस्टम 2 क्या हो जाएगा? इनएक्टिवेट हो जाएगा। अगर मान लो भाई 680 नैनोमीटर से ज्यादा की लाइट जैसे ही पड़ी तो फोटो सिस्टम 2 तो इनएक्टिवेट होगा। क्यों इनएक्टिवेट होगा? क्योंकि उसकी पीक वैल्यू ही 680 है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता वो अब्सॉर्ब। तो फोटो सिस्टम जब 2 इनएक्टिवेट हो गया तो सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 होगा। और मुझे नॉन साइक्लिक के लिए फोटो सिस्टम 1 भी चाहिए और फोटो सिस्टम 2 भी चाहिए। तो मैं क्या चाहूंगा कि लेस देन 680 नैनोमीटर की लाइट जब तक पड़ेगी तब तक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होगा। दोनों के दोनों फोटो सिस्टम क्या होंगे? काम कर रहे होंगे। और जैसे ही 680 नैनोमीटर से ज्यादा मैं लाइट बढ़ा देता हूं, इंक्रीज करता हूं, वैसे ही जो फोटोसिंथेसिस लिए जो लाइट रिएक्शन है उसमें क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी।
इसे ही रेड ड्रॉप बोला जाता है। हालांकि अब ये नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि ये सिलेबस से बाहर है, बट मैंने थोड़ा सा कंसेप्ट इसमें समझाने के लिए ये बता दिया। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। कमेंट सेक्शन में मैंने 2 क्वेश्चन पूछे, आई होप आपने उसका रिप्लाई किया होगा। और नेक्स्ट वीडियो जो हम पढ़ेंगे वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले पिगमेंट, फोटो सिस्टम और नॉन साइक्लिक जो है पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। थैंक यू।